Hello, my dear friend. Good morning, and hope you all are doing well. Today, I am going to discuss about the numerical program based on Coulomb's law, and this is very important for you. इसके पहले वाले क्लास में हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा दिया था और कूलम्स लॉ के अनुसार 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला बल 2 पॉइंट चार्ज का मतलब ये 1 पॉइंट चार्ज है, ये 1 पॉइंट चार्ज है, इसका वैल्यू, इसका चार्ज का मान क्या है, Q1 है, इस चार्ज का मान Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, जिसके बीच लगने वाला बल जो होगा F के लिए हम लोग पढ़ चुके थे कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इतना बात को क्लियर है। अब है कि एक पॉइंट चार्ज, अगर इसमें थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत, ये थोड़ा सा इसमें है, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या कहता है? आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे कि मान लिया भैया यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर दो ही चार्ज है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है या ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए यह एक चार्ज है और इस एक चार्ज के बगल में हम दो चार्ज यहाँ पर रखेंगे, नहीं, ये मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q0, दूसरा एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अब जब तीन चार्ज हो गया, ये तीन चार्ज में क्या कहता है कि अगर एक चार्ज एक से अधिक चार्ज से घिरा हुआ हो, अब मतलब यदि एक टेस्ट पॉइंट चार्ज दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो, तो इस पर क्या होगा, एक से अधिक बल लगेगा। नेचुरल है कि ये Q1 चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये Q2 चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर दो फोर्स हो गया। अगर यहाँ पर एक तीसरा चार्ज रख दें, यहाँ पर एक चौथा चार्ज रख दें, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। नहीं, इस तरह से इस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर एक से अधिक बल लग रहा है। इस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर इसको क्या कहेंगे, ये इसको कैसे लिखेंगे आप, Q1 द्वारा Q0 पर फोर्स लग रहा है, इसको समझने के लिए हम लिखते हैं F01 है, Q2 द्वारा जो Q0 पर फोर्स लग रहा है यह हो गया F02। इस तरह से हम लोग नोट करने का तरीका है कि ये 01 का मतलब 0 पर 1 के द्वारा, ये 02 का मतलब 0 चार्ज पर Q2 चार्ज द्वारा, नहीं, इस तरह से ये Q3 अगर चार्ज है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F03 हो गया। ये Q4 चार्ज है तो ये F04 हो गया। नहीं, इस तरह से एक पॉइंट चार्ज पर बहुत सारा बल लग रहा है। ये आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल जो होगा उन सभी बलों के वेक्टर सम के बराबर होता है। समझ पाते क्या, समझे नहीं समझ में आया, फिर से बात सुन लीजिए। अगर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ है, अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो, उस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर अन्य सभी पॉइंट चार्ज के द्वारा आरोपित बल का वेक्टर सम जो होता है
वह टोटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, क्या समझे? अगर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो, उस टेस्ट पॉइंट पर टोटल चार्ज जो होगा उस घेरने वाले चार्ज के द्वारा आरोपित बल के वेक्टर सम के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप लोग कहिएगा वेक्टर सम क्या बोलते हैं? वेक्टर सम का मतलब हुआ कि जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, 2 kg प्लस 2 kg 4 kg होता है। ये तो सिंपल अर्थमेटिकल जोड़ हुआ है। लेकिन अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का बल है तो उसको सिंपली डायरेक्ट हम 5 न्यूटन नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? वहां पर यहाँ पर देखना होगा कि न्यूटन क्या बल है। अब बल क्या है? एक वेक्टर का मतलब सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो 2 सदिश हो गया, जैसे कि एक फोर्स मान लेते हैं इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स मान लेते हैं इधर लग रहा है। ये मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 4 न्यूटन का फोर्स है। 4 न्यूटन का फोर्स है। हाँ, तब तो होगा इसका जोड़ कितने बराबर होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है, वेक्टर सम के लिए फॉर्मूला है, जिसे मान लेते हैं जैसे क्या कहेंगे, ए और बी 2 वेक्टर है, ए और बी 2 वेक्टर है, ए और बी 2 वेक्टर है, ए और बी 2 वेक्टर है। इसका परिमाण वेक्टर जानते हैं कैसे निकालेंगे? तो इसको हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसके बराबर और पैरेलल यहाँ लाइन खींच देते हैं, इसके बराबर और पैरेलल यहाँ से लाइन खींच देते हैं। एक समानांतर त्रिभुज बन गया और इस समानांतर त्रिभुज का विकर्ण जो होता है, इस समानांतर त्रिभुज का विकर्ण जो होता है, यह क्या होता है? दोनों बलों के योगफल से होता है। इसको हम वेक्टोरियली कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि ओ ए को रिप्रेजेंट करता है, ओ बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओ सी जो होगा ये दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ए प्लस बी का सम दिया। ठीक है, लेकिन a प्लस बी को हम लिखते हैं या दिया हुआ इन दोनों का परिणामी बल, इसलिए इसको r से भी हम लिख सकते हैं। और r का फॉर्मूला होता है, याद रखिए आप लोग, r का फॉर्मूला होता है r इक्वल होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम इससे एक आसन निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला से इस दोनों का सम हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो ये क्या हो जाएगा कि Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स क्या होगा? तो Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स इस सभी फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या माने हम कि F01 F02 F03 है, इस तरह से डॉट डॉट करके है। कहाँ तक लाएंगे हम? F0n तक ले जा सकते हैं। मतलब क्या, ये एक टेस्ट पॉइंट चार्ज जो है वह n चार्ज से घिरा हुआ है। तो n चार्ज क्या करता है? n चार्ज सभी चार्ज क्या करेगा? इस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर बल लगाएगा, तो बहुत सारा बल होगा। वही तो बात बल हम यहाँ लिखे हैं। तो टोटल सब, इसलिए टोटल फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स
F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर सभी का सम होगा कि F01 प्लस F02 प्लस डॉट डॉट प्लस F0n। ठीक है, समझे बात को नहीं समझे। हम क्या बना लेते हैं, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है अगर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो तो उस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला टोटल बल जो होता है उन सभी पॉइंट चार्ज के द्वारा आरोपित बल के वेक्टर सम के बराबर होता है। समझ गए कि यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज Q0 है, वह क्या है Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 बहुत सारा चार्ज से घिरा हुआ है। तो इस पर कितना, इस पर जो है सभी पॉइंट चार्ज अपना अपना बल लगाएगा, तो बहुत सारा बल इस पर लगेगा। तो वही बल हम मान लिए कि क्या है F01, F02, F03 डॉट डॉट F0n, ये सभी क्या है क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q1 के द्वारा आरोपित बल है। इसलिए Q0 पर टेस्ट पॉइंट चार्ज Q0 पर टोटल बल जो होगा F बराबर उस सभी बल के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, और वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, तो दो बल का सम निकालने के लिए VF फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या कहेंगे, इसको दूसरे तरह से कर सकते हैं कि अगर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो तो एक चार्ज के मतलब एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। मतलब टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल जो होता है वह दूसरे चार्ज के उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। कहने मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के इफेक्ट को कम नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के प्रभाव को कम नहीं करता है। इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। हो गया, तो अब इस पर आते हैं कि इस पर कुछ जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे कहा देगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और तीनों शीर्ष पर कुछ चार्ज रखा हुआ है। जैसे एक पर मान लीजिए कि 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, दूसरे पर भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तीसरे पर भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर इसकी भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। नहीं, तो ये कहेगा कि एक पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर कितना बल लग रहा है। एक पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना बल लग रहा है, कितना बल लगेगा। एक बल तो इसके द्वारा लगेगा और बल तो है क्या, बल किधर लगता है, दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होता है उस लाइन के अराउंड होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके द्वारा जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, यह जो लाइन है इस लाइन के अराउंड ही फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसके यहाँ पर जो 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ यह जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा वह भी इस लाइन के अराउंड ही लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 फोर्स है, मान लीजिए इस पर ये क्या हो गया F1 फोर्स यहाँ हो गया और F2 फोर्स यहाँ हो गया।
तो यहाँ पर जो एक कूलम चार्ज है उस पर 2 फोर्स लग रहा है, F1 और F2। अब ये F1 और F2 बराबर है कि नहीं है? बराबर होगा। क्यों होगा कि यहाँ और यहाँ का चार्ज एक है, इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो हम निकाल लेते हैं F1 बराबर कितना होगा। यहाँ पर क्या कहेंगे कि F बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होगा Q1 Q2। Q1 का मान 1 कूलम, Q2 का भी मान 1 कूलम, और बटे दूरी दोनों के बीच का क्या है 3 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर है, ये क्या है ये कूलम क्या है SI यूनिट में है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सभी डाटा एक सिस्टम में है कि नहीं है। सभी डाटा जैसे चार्ज है, चार्ज किस सिस्टम में है, ये डिस्टेंस है किस सिस्टम में, डिस्टेंस क्या आ गया सीजीएस सिस्टम में आ गया, इसको पहले एमकेएस सिस्टम में बदल देना होगा। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.03 मीटर है। 3 सेंटीमीटर मीटर में 100 दे देंगे, 3 को 100 बढ़ाएगा, इसका मतलब आर का मान कितना हो गया 0.03 मीटर हो जाएंगे। फिर जो भी हो ये सब मिला करके क्या आएगा, इसका मान तो होता है 9 × 10⁹ और ये हो गया कूलम स्क्वायर मतलब 1, और बटे ये क्या हो जाएगा 0.03 × 0.03 कितना होगा 0.03 में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट 2 डिजिट है। इसको गुणा करेंगे 0.03 से कितना डिजिट का 2 डिजिट। इसका मतलब गुणा करने के बाद दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अंक लाइन मारते तो 3 या 9 ही होगा। तो 4 अंक नहीं ला सकते, इसका मतलब 3 से 0 दे देंगे। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर 0.0009 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/00009। ये क्या हो जाएगा फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स का ऐसा न्यूटन होता है, न्यूटन आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके, ये पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 दे देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट जाएगा। ये लॉस से लॉ कट गया, ये 10⁻4 क्या दिख रहा 10⁻4 यहाँ हो गया, 10⁻9 यहाँ है, 10⁻13 न्यूटन का हो गया। इसका मतलब ये चार्ज जो है यहाँ पर 10⁻13 न्यूटन का फोर्स लगाता है। और उसी प्रकार ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इस F2 का मान वही आएगा। F2 बराबर में सब कुछ वही है, F2 बराबर में क्या होगा 10⁻13 न्यूटन होगा, है 13 न्यूटन होगा, सब कुछ वही है। जहाँ भी 1 आएगा, ये दूरी वहाँ यहाँ भी वही है, सब कुछ वही है, इसलिए F2 का भी मान भी इतना नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर 2 फोर्स हमको मालूम हो गया, लेकिन इसका परिणामी फोर्स निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो जोड़ देंगे दोनों को क्या, नहीं बिल्कुल जोड़ नहीं हो सकता है, ये वेक्टर के रूप में जोड़ा जाएगा। वेक्टर के रूप में जोड़ने के लिए अभी हम बताए थे बोलना कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है √a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर छूट गया, ये क्या है 2ab cos थीटा और +b², ठीक है। कहोगे कहिएगा क्या थीटा कहाँ क्या है, तो थीटा इसके बीच का कोण है, इसके बीच का कोण है। ये कोण कितना होगा, तो ये कोण उतना ही होगा जितना कि ये होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, सम्मुख कोण हो गया। सम्मुख कोण क्या होता है, जब 2 रेखा आपस में कट के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए सम्मुख कोण ये आज हम सिवा अब ये कोण कितना है
संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60-60 का होता है। इसका मतलब ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। F1 और F2 के बीच का एंगल, यहाँ पर थीटा इक्वल क्या हो गया? वही यहाँ पर थीटा क्या है? कोण है उसके बीच का। ये जो दो पद है A और B के बीच का कोण है, यहाँ पर A और B का मान क्या है? A यह हो गया, B यह हो गया, और इसके बीच का कोण 60 डिग्री है। नहीं, इसलिए परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री अब प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले? A हो गया F1, B हो गया F2, और थीटा का मान 60 डिग्री है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? F1 और F2 दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं F1 और F2 दोनों बराबर, इसके लिए F1 के बदले में F2 या F2 के बदले में F1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1 इंटू कॉस 60 और प्लस F1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर और प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60 डिग्री है। ये 2F1 स्क्वायर यहाँ दोनों में क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो या नहीं कॉमन लेंगे, हम इसको क्या करते हैं? या cos 60 का मान कर सकते हैं। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2F1 स्क्वायर और प्लस 2F1 इंटू cos 60 का मान 1/2। ये दो खत्म हो जाएगा, तो 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? F बराबर हो गया रूट अंडर 3F1 स्क्वायर। इसको कह सकते हैं 3 का रूट नहीं होगा, F1 का F1 स्क्वायर का रूट हो जाएगा F1 इंटू रूट 3, और F1 का मान क्या निकाले हैं? तो हो जाएगा ये रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 13 न्यूटन। यही इस तरह से हम का परिमाण निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या समझेंगे? समझ गए नहीं? आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? क्या कहेंगे? यदि पूछ दिया आपको एग्जाम में कि आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखें, तो क्या लिखिएगा? यही कहिएगा कि यदि एक पॉइंट चार्ज अनेक पॉइंट चार्ज से घिरा हुआ हो, तो उस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल उन सभी चार्ज के द्वारा आलोकित बल के फैक्टर सम के बराबर होता है। अर्थात कि मतलब कि किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला बल जो है अन्य चार्ज की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। ठीक है? और ये इतना तो समझ गए। तो हम बताते हैं कुछ न्यूमेरिकल, इतना समझ गए ना? अब कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। क्या बताते हैं कि नदी कहा कहता है कि अब यहाँ पर कहता है कि उस बात को समझना होगा या आपको कह दे कि दो प्रोटॉन को कितने दूरी पर रखा जाए कि उसके बीच लगने वाला विकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर हो। प्रश्न आपका यही है कि दो
प्रोटॉन को हवा में कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनके बीच का विकर्षण बल ए उनके बीच का विकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर हो, वेग के बराबर हो। यही न्यूटोनिया का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? प्रोटॉन क्या है? सबसे पहले इस बात तो बेसिक चीज हो गया, ये सब बात तो आपको जानना ही चाहिए, बहुत पहले जानना चाहिए। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन आवेशित कण है, एटम में के अंदर होता है। नहीं, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण समान होता है, ठीक है, लेकिन नेचर में विपरीत है। एक का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे का नेगेटिव चार्ज है। ये पहला बात। तो यहाँ पर क्या हो गया कि Q1 बराबर कितना हो गया? Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो गया? प्रोटॉन का चार्ज बताएं कितना, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज समान होता है, वह कितना बराबर होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये चार्ज हुआ प्रोटॉन का, ठीक है। और कहाँ है? हवा में है। माध्यम हवा के लिए, माध्यम हवा के लिए K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 9 into 10 to the power 9। न्यूटन लिखेगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ठीक है। और क्या है? फोर्स कितना है? यहाँ आर बराबर ये दो गो प्रोटॉन, या एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है। ये दोनों प्रोटॉन जो है हवा में रखा गया है, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर ठेलना चाहेगा, ये कोई इसको इधर ठेलना चाहेगा, तो कितना फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स बराबर फोर्स भी दिया हुआ है आपको, और इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। यही आर बराबर 1 है। यही पूछता है कि कितना दूरी पर रखेंगे, ठीक है। और आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है सॉरी और क्या बोले? हाँ, एफ बराबर क्या है? एफ बराबर है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ बराबर क्या है? वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितना है? तो वेट का मतलब क्या हो गया? वेट समझ रहे आपको? भार, इलेक्ट्रॉन के भार, इलेक्ट्रॉन का भार मतलब क्या? एक वह बल जिसके जितना से मतलब के पृथ्वी इलेक्ट्रॉन को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है, ठीक है। और ये बराबर होता है, तो ये वेट क्या हो गया? पृथ्वी का आकर्षण बल हो गया, पृथ्वी जितना बल से खींच रहा है वही वेट हो गया। तो फोर्स, वेट भी फोर्स हो गया। फोर्स बराबर क्या होता है? मास गुना त्वरण होता है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको जी से लिखते हैं। तो इसका मतलब के वेट बराबर हो जाएगा mj, नहीं, मास मात्रा गुना त्वरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है?
इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, याद है आप लोगों को? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और इंटू जी का मतलब क्या होता है, 9.8, या 10 भी कहीं पे रखा जाता है तो हम 10 ही रखते हैं, और गुणाभाग करने में आसानी होगा। 10 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो क्या गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या करते हैं, न्यूटन करते हैं। इसका मतलब हो गया, ये आया 9.1 इंटू 10⁻, यहाँ 10 है, यहाँ 31 है, तो -30 हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन। ये एफ का मान निकला, मतलब इसके बीच जो बल लग रहा है वह इतना न्यूटन है, ठीक है। तो जब बल निकल गया तो हमको आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, एफ का फॉर्मूला पर लिखते हैं। एफ फॉर्मूला होता है, एफ बराबर होता है Q1 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, नहीं, इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे एफ, ठीक है। तो इसमें सबका मान रख देते हैं, इसमें सबका मान रख देते हैं। ये आर स्क्वायर बराबर निकला, ये आर स्क्वायर बराबर निकला, के का मान तब जानते ही है कि 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, और ये Q1 Q2 का मान जानते करते हैं कितना होता है, चार्ज और प्रोटॉन कितना बोले थे, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, और Q2 का भी मान दोनों, इसका भी मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, इसका भी चार्ज वही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब और हो गया एफ कितना यहाँ निकाले, ये कितना निकाले, 9.1 इंटू 10⁻⁻30, ये निकल गया न्यूटन। तो यहाँ ये सब दिक्कत नहीं है, हमेशा हटाइए इसको, मतलब यूनिट रखेंगे तो यहाँ भी यूनिट होगा, सब कुछ करके क्या आएगा, ये आर क्या है, दूरी है, मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट आएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो गया, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। 10 का पावर 19 -38, और ये भी ऊपर जाएगा +38 हो गया, ये दोनों मिलकर 39 हो गया, तो केवल 10 बचेगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझे, इन दोनों का पावर माइनस में ऐड हो जाएगा, 38 होगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस पावर प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो 30 और 9 39 हो जाएगा, 39 प्लस हो गया, 38 माइनस हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो +39 -38 +1 बचेगा, 10 का पावर +1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 10 लिखिए, ये बटे 9.1 है, ठीक है। ये जो मीटर स्क्वायर है ये, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो वेट मिल पाएगा वही आपका आंसर होगा,
समझ गए बात को हैं? तो यहाँ पर क्या देखता है ये 1.6 1.6 ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 100 आएगा तो 1.6 1.6 दो बार है या 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये दो बार है इसका स्क्वायर एक बार हो जाएगा 1.6 और ये कितना है ये कितना है ये 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और इसको हम 9 लगभग मान सकते हैं तो इसका भी स्क्वायर रूट लगभग 3 हो गया। अब ये मीटर स्क्वायर का रूट मीटर हो गया तो ये कितना हो जाएगा ये 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 16 मीटर 16 मीटर दो प्रोटॉन को 16 मीटर की दूरी पर रखेंगे तब उसके बीच लगने वाला बल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के वेग के बराबर होगा। समझ गए आपको? समझ गए? तब एक मिनट और पूछ लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है 4e और e चार्ज वाला e का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है उसी को हम e से लिखते हैं। ठीक है तो प्रश्न है आपका 4e तथा e आवेश वाला दो कण आवेश वाला दो कण दो कणों को मिलाने वाली रेखा पर मिलाने वाले रेखा पर तीसरा पॉइंट चार्ज कहाँ रखें कहाँ रखा जाए कहाँ रखा जाए कि ये तीनों चार्ज संतुलन में हो। ये तीनों चार्ज संतुलन में हो। ठीक है तीनों चार्ज संतुलन में हो मतलब क्या हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है एक चार्ज यहाँ पर है ये कितने का है 4e वाला चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर है जिसके बीच का दूरी कितना पर है और ये प्रश्न में लिखे ना ये एक दूरी है दोनों के बीच का दूरी क्या है एक है। हाँ अब इस पर कहता है किसको मिलाने में रेखा पर कहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहाँ पर एक हिस्सा चार्ज रखें कहाँ पर एक हिस्सा चार्ज रखें कि ये पूरा सिस्टम संतुलन में हो। ये पूरा सिस्टम संतुलन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर चार्ज रखते हैं तीसरा चार्ज Q तो Q किस पर ये भी इस पर फोर्स लगाता है ये भी इस पर फोर्स लगाएगा ये भी इस पर फोर्स लगाएगा ये भी इस पर फोर्स सभी चार्ज में सभी फोर्स में करके क्या है ना ये हटता है इधर होता है ना यह इधर होता है ना यही अपने पोजीशन में चेंज होता है। ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों चार्ज क्या है ये दोनों चार्ज
ये दोनों चार्ज समान लाइक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा चार्ज अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये इसको ठेलेगा और ये भी इसको ठेलेगा, तो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, भागेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसको इधर ठेलेगा, ये इसको इधर ठेलेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कौन सा चार्ज हम रखें। यहाँ पर अगर हम नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, यहाँ पर अगर हम माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, तब क्या होगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको ठेलेगा। क्या होगा, तो फिर वापिस से क्या है, तो ये क्यू है, तो दोनों इसके बीच ये इसको खींचेगा इधर, ये इसको ठेलेगा, तब न संतुलन होगा। इसका मतलब कि 4E और Q के बीच लगने वाला आकर्षण वाला और इसके बीच के रिपल्सन बल के बराबर होगा, तब ये भी संतुलन में रहेगा और ये भी संतुलन में रहेगा। ठीक है, बात समझ गए। तो 4E पर ये Q चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा और ये चार्ज को क्या करेगा, अपनी से दूर ठेलेगा। तो इसके द्वारा इस पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इसके द्वारा इस पर लगना चाहिए, तब ये चार्ज यहाँ पर संतुलन में रहेगा। नहीं, दूसरी बात, अगर इसको देखना चाहते हैं, इसके द्वारा इस पर जितना आकर्षण बल इधर लगता है, इसके द्वारा इस पर उतना ही आकर्षण इधर लगेगा, तब ये इसी जगह रहेगा, संतुलन में रहेगा। नहीं, और तीसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का दूरी A है, अगर इसको हम x मान ले, ये बिंदु है, ये बिंदु क्या मान लेते हैं, ये बिंदु अगर मान लेते हैं कि ये P है, तो ये मान लेते हैं कि A है, ये मान लेते हैं कि B है। AB बराबर आपको दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है A है, और AB बराबर हमको क्या मान लेना है, ये मान लेते हैं कि x है। तो Q के संतुलन के लिए क्या कहेंगे, 4E द्वारा Q पर आरोपित बल बराबर होना चाहिए E द्वारा Q पर आरोपित बल के। ठीक है, तो Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, 4E द्वारा Q पर आरोपित बल बराबर होना चाहिए E द्वारा Q पर आरोपित बल के। ठीक है, हम क्या माने, AP बराबर x माने, BP बराबर तब क्या हो जाएगा, BP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो A है, यहाँ से यहाँ तक ये x मान लेते, इतना क्या हो जाएगा, A माइनस इतना माइनस इतना का मतलब A हुआ और इतना का मतलब x है, A माइनस x हुआ। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला वही कूलम्ब लॉ से निकालेंगे। कूलम्ब लॉ कैसे क्या जानते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर।
तो k इंटू Q1 का मान कितना है 4a इंटू Q2 का मान क्या है माइनस क्यू नहीं। अब बटे इसके बीच का डिस्टेंस क्या x है x स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर होगा इसके बीच का बल क्या ये भी होगा k इंटू e इंटू माइनस क्यू। अब बटे ये dt का मान क्या निकाले a माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ये k और ये k कट गया, ये g और ये e कट गया, ये q और ये q कट गया, क्या निकला x स्क्वायर बराबर निकला a माइनस x का होल स्क्वायर नहीं a माइनस x का होल स्क्वायर है। और यहाँ 4 भी तो है, तो यहाँ 4 भी तो रह गया, ये 4 रह गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया रूट अंडर 4 इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x इक्वल टू निकल गया 2 इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। x बराबर क्या निकल गया 2a माइनस 2x नहीं, इस x को भी इधर ले आएंगे 3x हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा क्या निकल जाएगा x प्लस 2x बराबर हो गया 2a, 3x बराबर हो गया 2a, इसलिए x बराबर हो गया 2a बटे 3, ठीक है। तो यही आंसर आया कितना दूरी पर एक आंसर निकला कितना दूरी पर रखा जाए, तो x का मान निकल गया 2a बटे 3, ठीक है। अब चार्ज कैसे इस इक्वेशन में चार्ज निकालने के लिए तो दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा, तो दूसरा इस 4e पर e के द्वारा आलोचित बल बराबर होगा q के द्वारा 4e पर आलोचित बल नहीं। इस तरह से निकालेंगे तब q का मान निकलेगा, कल हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।